गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मनोविज्ञान का इतिहास। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान की परिभाषा तथा लक्ष्य किए थे। तो मनोविज्ञान का जो इतिहास है या मनोविज्ञान का जो विकास है वो भिन्न भिन्न स्कूल के रूप में कैसे हुआ और उस स्कूल पर वुंट जो मनोवैज्ञानिक थे उनके मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये स्कूल जो हैं बहुत सारे हैं, उनमें जो हमारे सिलेबस में है वो है संरचनावाद, फर्स्ट है। तो संरचनावाद की जो संस्थापक थे वो विलियम वुंट थे और उनके जो शिष्य थे वो टिचनर थे। और टिचनर ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1892 में इस स्कूल का प्रारंभ किया था। तो संरचनावाद जो स्कूल है उसके वो ये कहता है कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो चेतन अनुभूति है, यानी जो हमारी कॉन्शियस अनुभूतियाँ हैं, जो हमारी चेतन अनुभूतियाँ हैं, वही मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। लेकिन टिचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया। चेतना से उनका तात्पर्य ये था कि उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है, जबकि मन से तात्पर्य उन अनुभवों से होता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए, संवेदना, भाव तथा प्रतिमा। 3 तत्व थे, संवेदना, भाव तथा प्रतिमा। लेकिन वुंट ने प्रतिमा को चेतना का तत्व नहीं माना और टिचनर ने संवेदना को परसेप्शन का महत्वपूर्ण अंग बताया और अपनी बुक जो एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी थी उसमें संवेदना के कई प्रकार बताए। कुछ जो है 415 लगभग उन्होंने प्रकार बताए और गुण, तीव्रता, अवधि, स्पष्टता, विस्तार, ये संवेदना के उन्होंने प्रमुख गुण बताए। भाव टिचनर के अनुसार संवेदना के समान नहीं होते, परंतु अंतर ये माना गया कि संवेदना में स्पष्टता का गुण होता है तथा भाव में ये गुण नहीं होता। तो भाव को उन्होंने संवेग का एक प्रमुख अंग माना और वुंट के भाव की जो 3 डायमेंशनल थ्योरी थी उसको उन्होंने अस्वीकृत कर दिया और कहा कि भाव का सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, एक ही विमा होती है और वो होती है सुख और दुख। तो इस तरह से टिचनर ने वुंट के सिद्धांत और उसके तथ्यों में सुधार लाने की कोशिश की और उसे लोगों के सामने उपस्थित करने की कोशिश की और वुंट से भी अधिक वुंडनीय या अधिक श्रेष्ठ जो है टिचनर को समझा जाने लगा। तो इस तरह से संरचनावाद की जो मेन विषय वस्तु थी वो थी चेतन अनुभूतियाँ। ये मनोविज्ञान को हम चेतन अनुभूति के आधार पर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा वो था स्कूल था वो था प्रकार्यवाद, यानी फंक्शनलिज्म। तो कार्यवाद या प्रकार्यवाद का जन्म जो है उसके जो जन्म था वो संरचनावाद के विरोध में हुआ था। विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और इस पुस्तक में उन्होंने संरचनावाद का विरोध जो करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के तत्वों का अध्ययन करना नहीं है। जो हमारा संरचनावाद था उसकी विषय वस्तु चेतना का अध्ययन था, लेकिन फंक्शनलिज्म ये कहता था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के तत्वों का अध्ययन करना नहीं बल्कि चेतना की उपयोगिताओं का अध्ययन करना है। क्या करना है? चेतना की उपयोगिताओं का अध्ययन करना है। और मनोविज्ञान का संबंध इस बात से भी है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है और चेतना के कौन कौन से तत्व हैं और चेतना की उन्होंने कार्यात्मक उपयोगिता पर भी बल डाला। तो उन्होंने इस तरह से चेतना के 5 गुण बताए कि चेतना व्यक्तिगत होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना अनुभूतियों के बारे में कुछ कह सकता है, दूसरों की चेतन अनुभूतियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और चेतना हमेशा परिवर्तनशील होती है। चेतन मीन्स हमारी जागरूक अवस्था। और विलियम जेम्स ये कहते थे कि चेतना नदी के बहते हुए पानी के समान होती जो कभी भी स्थिर नहीं होती, इसमें हमेशा परिवर्तन होता है। चेतना
हमेशा कंटिन्यूस होती है। जेम्स ये कहते हैं कि नींद के दौरान चेतना की कंटिन्यूटी में थोड़ी रुकावट आ जाती है, परंतु जागृत अवस्था में सभी चेतन अनुभूतियाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं और चेतना का संबंध किसी विषय वस्तु से होता है। यानी कोई भी जो वस्तु होती है उससे चेतना का संबंध होता है और चेतना हमेशा सिलेक्टिव होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनमें से कुछ खास अनुभूतियों को ही हम चेतना में लाते हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत सारी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाएं जो है मस्तिष्क में जाती हैं, लेकिन कुछ खास अनुभूतियों को ही हम चेतना में लाते हैं। तो इस तरह से जेम्स के लिए चेतना का अर्थ वुंड तथा संरचनावादियों द्वारा जो बताए गए अर्थ से भिन्न था। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवहारवाद की। थर्ड जो स्कूल है वो है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के जो संस्थापक थे वो वॉटसन थे। उन्होंने 1913 में इसकी स्थापना की थी। व्यवहारवाद की स्थापना उन्होंने अचानक नहीं की, बल्कि उन्होंने अनेक बातों से वो प्रभावित हुए। और पहली बात तो ये थी कि रूस में जो पेवलोव मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुबंधन पर रिसर्चेज की थी और जिसका प्रभाव वॉटसन पर भी पड़ा था, और पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात, वे फंक्शनलिज्म यानी कार्यवाद के सिद्धांत से भी काफ़ी प्रभावित हो चुके थे। तो वॉटसन ने पीएचडी की उपाधि शिकागो विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। शोध कार्य उन्होंने किए और उन्होंने जो है विचारधाराओं से, वो कार्यवाद की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हुए। फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो जो है व्यवहारवाद है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो फंक्शनलिस्ट जो कहते थे, जो कार्यवादी कहते थे कि चेतना है, लेकिन वॉटसन इसके विरोध में थे। वॉटसन का विचार था कि मनोविज्ञान जो है एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है और इसकी विषय वस्तु केवल व्यवहार ही हो सकता है, चेतना नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। तो वॉटसन ने किसी मनोवैज्ञानिक घटना को एक उद्दीपक से शुरू होते हुए माना तथा उसके प्रति अनुक्रिया की जाती है तो वह घटना समाप्त हो जाती है। तो व्यवहारवाद ये कहता है कि जब व्यक्ति को कोई उद्दीपक मिलता है और व्यक्ति उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है तो व्यक्ति का व्यवहार, तो वो व्यवहार कहलाता है। तो इस तरह से उन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया के महत्व को बताया और वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया मनोविज्ञान को जन्म दिया। यानी उद्दीपक से जो वॉटसन का मतलब था वो था कि वातावरण में उपस्थित जो वस्तु हैं उनको उन्होंने उद्दीपक कहा। और उन्होंने कहा कि उद्दीपक साधारण भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है। और अनुक्रिया जो उन्होंने बताने की कोशिश की, तो अनुक्रिया क्या है, व्यक्ति या पशु की क्रियाओं से उनका आशय है। यानी व्यक्ति और पशु जो क्रियाएं करते हैं वो अनुक्रिया होती है और अनुक्रिया अर्जित भी होती है, यानी हम उसको अर्न भी करते हैं। बातचीत करना, टहलना, ये सारी की सारी अर्जित अनुक्रिया के उदाहरण हैं। और चिंतन करना, प्रत्यक्षीकरण करना, ये सब जो है अप्रकट अर्जित अनुक्रियाएं हैं। तो सभी जो स्वाभाविक सहज क्रियाएं हैं, जैसे आँख का झपकना या रोना या सांस लेना या खांसना, ये जन्मजात अनुक्रियाओं के उदाहरण हैं जो कि प्रकट होती हैं। लेकिन जो अप्रकट जन्मजात अनुक्रियाएं हैं वो हैं हमारी पाचन क्रिया, हमारा ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन, ये सब जो हैं वो अप्रकट जन्मजात अनुक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा वॉटसन जो है हेरिडिटी के कारक को भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानते रहे और उन्होंने जो है व्यक्ति के व्यवहार जो है वो हेरिडिटी से भी निर्धारित होता है, वातावरण से भी निर्धारित होता है, ये वॉटसन ने समझाने का प्रयास किया। तो इस तरह से वॉटसन ने व्यवहार को इम्पॉर्टेंट माना और उद्दीपक अनुक्रिया के आधार पर मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है वो है गेस्टाल्टवाद।
गेस्टाल्टवाद, जिस समय अमेरिका में वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की, उसी समय जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की भी स्थापना हुई। और गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना जो संस्थापक थे वो थे मैक्स वर्दाइमर, और इसके जो सह संस्थापक थे वो थे कोहलर और कॉफका। कोहलर और कॉफका इसके संस्थापक थे। और गेस्टाल्ट क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अंग्रेजी रूपांतर फॉर्म, शेप या कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं आकृति, आकार या समाकृति। तो इसके अध्ययन जो है वो गेस्टाल्ट की विषय वस्तु थी। गेस्टाल्ट जो स्कूल है वो ये कहता है कि मनोविज्ञान का संबंध मानसिक क्रियाओं, मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन के अध्ययन से है। मनोविज्ञान जो अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो है मानसिक क्रियाओं का संगठन, उसका अध्ययन करना। तो इन लोगों ने इस बात का विरोध नहीं किया कि मनोविज्ञान में चेतना का जो विश्लेषण है वो भिन्न भिन्न तत्वों में हो सकता है। और इन लोगों ने मनोविज्ञान का संबंध चेतन अनुभूतियों तथा व्यवहार दोनों से माना है। जो ये गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने चेतना को भी इम्पोर्टेंट माना और व्यवहार को भी, परंतु इन सब का विश्लेषण करके अध्ययन नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने कहा। तो गेस्टाल्ट स्कूल ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। हम मानसिक क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण है, सीखना है, चिंतन है, स्मृति है, इनका अध्ययन हम पूर्ण रूप से कर सकते हैं, एज ए होल हम इनको कर सकते हैं। अगर हम इनका विश्लेषण करके हम अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन निरर्थक होगा। क्यों? क्योंकि किसी मानसिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप उसके भिन्न भिन्न अंगों या उसके पार्ट्स जो हिस्से होते हैं उनके योग से भिन्न भिन्न होता है, और इन हिस्सों के एक खास संबंध से ही पूर्ण रूप बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी व्यक्ति के चेहरे का प्रत्यक्षीकरण यदि करते हैं या चेहरे को देखते हैं तो चेहरे को हम पूर्ण रूप से देखते हैं, ना कि उसकी आँख, नाक, कान, होंठ आदि को अलग अलग हम देखते हैं। तो सच्चाई ये है कि यदि आपको आँख, नाक, कान, होंठ आदि का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, यदि इन सभी को हम जोड़ दें तो वह प्रत्यक्षीकरण चेहरे का पूर्ण रूप से किए गए प्रत्यक्षीकरण से भिन्न होगा। और अगर भिन्न नहीं होता तो प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा जो है वो एक समान दिखाई देता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर आँख, नाक, कान लगभग एक ही रंग रूप के होते हैं। तो इस उदाहरण से हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण करके वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते, हम उसको संगठित रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से गेस्टाल्टवाद की जो विषय वस्तु थी वो थी आकृति, आकार और संगठन या समाकृति, और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है वो संगठित रूप में किया जा सकता है। तो गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान को एक संगठन के रूप में उन्होंने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। उसके बाद जो स्कूल है वो है मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस। तो जिस समय अमेरिका में व्यवहारवाद तथा जर्मनी में गेस्टाल्ट स्कूल का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, करीब करीब उसी समय ऑस्ट्रिया के वियना में एक नए स्कूल की स्थापना हुई, और वो स्कूल था डायनामिक ऑफ साइकोलॉजी, यानी गत्यात्मक मनोविज्ञान। इसको गत्यात्मक मनोविज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मोटिवेशन, अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व की गतिकी पर बहुत अधिक बल डाला गया। यानी गत्यात्मक मनोविज्ञान के अनेक पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो था वो था साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण, और जिसे एक स्कूल के रूप में सिगमंड फ्रॉयड मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। फ्रॉयड जो है उनके अचेतन का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण, उन्होंने अचेतन को अध्ययन किया था, अचेतन मन को समझने का प्रयास किया, और उसने जो है असामान्य व्यवहारों का कारण भी ये अचेतन को ही बताया। तो फ्रॉयड ये कहते हैं कि अचेतन में ही बचपन की सभी तरह की अनुभूतियाँ संचित होती हैं। जो बचपन में हम असफल हो जाते हैं, या जो हमारी अनुभूतियाँ ऐसी हैं, जो हमारे लक्ष्य ऐसे हैं जो पूरा नहीं हुए, तो वो हमारे अचेतन में चले जाते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो अचेतन के बारे में अध्ययन करने की
बहुत सारी विधियां उन्होंने प्रयोग करी और उनमें जैसे मुक्त साचर्य विधि या सम्मोहन विधि या स्वप्न की व्याख्या, ये सब उनकी विधियां जो है बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इन विधियों के आधार पर उन्होंने मन का विश्लेषण करने का प्रयास किया। तो इस तरह से जो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविश्लेषणवादी जो सिगमंड फ्रॉयड थे उन्होंने अचेतन के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये मनोविज्ञान के इतिहास में हम जो है ये स्कूल्स का अध्ययन करेंगे। संरचनावाद, उसके बाद दूसरा था हमारा प्रकार्यवाद, तीसरा है व्यवहारवाद, चौथा है गेस्टाल्टवाद और पांचवा है मनोविश्लेषण। तो ये बच्चों मनोविज्ञान का इतिहास, जिसके अलग अलग संस्थापक थे और जिसकी अलग अलग विषय वस्तु थी जो उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर व्यवहार को समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।